चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, इसके अंदर अपन जितने भी बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक के वो देखने वाले हैं। और ये पूरा 11th और 12th दोनों का बेस है। और जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आप कंपटीशन में देने वाले हैं उसका बेसिक पार्ट है। इससे नीट में 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है जीओसी से, वो पूरे 11th 12th का मिला करके हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी नीट दोनों के लिए है, तो अपने को इसी हिसाब से इसको लेना है क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, और टॉपिक बहुत इजी है, पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल रिवीजन की फॉर्मेट में देखते हैं इसको अपन। ठीक, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जीओसी। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होगा यहां से वहां। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा तो उसका कोई पैटर्न होगा, कोई ऐसा सिस्टम होगा जिससे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, और उसके डिस्प्लेस होने से बहुत सारे फैक्टर वर्क करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी वर्क करेगी। कौन से फैक्टर इफेक्ट होंगे और कौन सी प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी, वो सारी चीजें यहां देखेंगे इसमें अपन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के अंदर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, 2 टाइप से हम इसको देखने वाले हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, विच वन इज द परमानेंट इफेक्ट, विच वन इज द टेम्परेरी इफेक्ट। सीधा क्वेश्चन तो इसी चार्ट से बनता है क्वेश्चन। तो इस चार्ट को देखेंगे, परमानेंट पोलराइजिंग इफेक्ट, इंटेंसिव इफेक्ट दैट इज कॉल्ड आई इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर आर और एम इफेक्ट कहते हैं जिसको। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशंस और फील्ड इफेक्ट, एफ इफेक्ट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है टेम्पररी पोलराइजिंग इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट, यानी रिएजेंट जैसे पास में आएगा तो इफेक्ट वर्क करता है, दूर जाएगा तो इफेक्ट हट जाता है, तो उसको कहते हैं टेम्पररी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट आइए, ठीक है। एनसीईआरटी में एक तो फील्ड इफेक्ट नहीं दे रखा है, एक इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दे रखा है, ये दोनों एक्स्ट्रा इफेक्ट है जो कि अपने को समझना है यहां पर। चलिए, पहले है बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन मींस बॉन्ड टूटता कैसे, ठीक है। तो बॉन्ड टूटने के लिए 2 टाइप्स बताए थे मैंने आपको, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में अपना अपना बॉन्ड लेके अलग होते हैं, हेटेरोलाइटिक में एक एटम दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। देखो जरा यहां पर any organic reactions cannot be completed without breaking or formation of covalent bond, ठीक। and there are 2 types of bond breaking, 2 types of bond breaking है, homolytic और heterolytic। homolytic means in such a case bonding electron are equally distributed between bonding atom so that electrically neutral इंटरमीडिएट आर फॉर्म। जैसे ए और बी के बीच में, तो ये इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने, कन्वर्ट इनटू ए बी डॉट। ये डॉट है फ्री रेडिकल, यानी उसका इलेक्ट्रॉन था उसने ले लिया, ठीक। देखो जरा नेक्स्ट, ये होमोलाइटिक हो गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्री रेडिकल बनाते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। इन सच अ केस bonding electron is transferred to any one of the atom such as the charge intermediate। इसमें बनेगा क्या, चार्ज इंटरमीडिएट। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होएगा, जिधर जाएगा उधर माइनस, और जहां से गया वहां प्लस, तो A प्लस और B माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट है any covalent bond breaking in the both homolytic heterolytic manner। और heterolytic bond breaking takes place in polar solvent, homolytic bond breaking take place in a gaseous phase। तो इस फेज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, किस फेज में बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान रखना। ये पोलर में होगा, ये गैसियस फेज में, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, ठीक। नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन अ होमोलाइटिक केस, बहुत कम इजी वे में इजी एनर्जी
कम एनर्जी से टूट जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऑब्जेक्ट। ठीक, चलो आगे। अब ये इसके एग्जांपल बता रहा है। तो यहां देखो इसका फॉर्मूला क्या नाम हो जाएगा, बता सकते हैं क्या? लाइन डायग्राम है। देखो बच्चों, फर्स्ट वही रूल्स आईयूपीएससी के रूल्स में पता है ना आपको। आइडेंटिफाई द मेन identify select the long chain, identify the main function group and keep the number, write the name। select the long chain में 1 2 3 कार्बन की चेन है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बात ध्यान रखना कि रूल्स तो वही इंप्लीमेंट होंगे, कोई सा भी नेम ले लो, वो 4 स्टेप्स का रूल्स इंप्लीमेंट करना है, आप नाम लिख लोगे। हम अगर अंदाजे से तुरंत नाम लिखने की कोशिश करेंगे जल्दबाजी में, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। यहाँ अगर हेटेरोडाइट क्लीवेज हुआ तो ये 3 डिग्री कैटायन बनेगा और ये माइनस बन जाएगा। और यहाँ अगर ब्रेकिंग होगी तो फ्री रेडिकल से सिमिलर एटम होना चाहिए, बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, होमोलैटिक बॉन्ड। हाँ, होमोलैटिक। और यहाँ पर देखो इस तरह से, इसमें भी देखो बीआर में ये बीआर और फ्री रेडिकल बन गया। यहाँ पर जहां पर H न्यू भी लिखा हुआ है, इसका मतलब सनलाइट की वजह से रिएक्शन हो रही है, तो होमोलैटिक क्लीवेज होगा। यहाँ H2Cl2Cl2 फिर HCl H2O एक्वस मीडियम है। अपन देखा मीडियम के अलग होना चाहिए, गैसियस फिर सॉल्वेंट, इस तरह से। इसके एग्जांपल हो गए। अब यहाँ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब है अभी यहाँ पर अपन ने 3 इंटरमीडिएट देख लिए। कौन कौन से? फ्री रेडिकल, कैटायन और एनायन। तीनों इंटरमीडिएट देखे अपन ने, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है देखो जरा। यहां लिखा अपन ने कार्बोकैटायन CH3+, कार्बो एनायन CH3-, कार्बन फ्री रेडिकल CH3 डॉट, जो अपन ने बनाया। अब यहां इसको देखेंगे तो ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और हाईली अनस्टेबल चार्ज है। ये हाईली बेबी अनस्टेबल, क्योंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल रहता है, तुरंत किसी में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि ज्यादा देर तक ये एक्टिव रह नहीं सकता, कहीं ना कहीं अटैच होने की कोशिश करता है। फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये भी याद रखना। दूसरा याद रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कार्बन के पास? 6, इसमें 8 और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने रहेगा इसके कार्बन के? टोटल 6 और उसके हो गए 8। नेक्स्ट, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस बेस। और वो किसी की तरह बिहेव नहीं करेगा, दोनों में से। नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर कितने? 3, बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर उसमें भी 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड है सारे, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। बात छोटी सी, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम सीधे सीधे इसमें लगा देते 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए, वो तो अनपेयर्ड नहीं, पेयर्ड है। उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज पर अपना आंसर देना है, क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज को इजीली ले लिया दिमाग में दूसरा आंसर क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट है लॉन पेयर। इसमें देखो लॉन पेयर 0, इसमें लॉन पेयर 1 हो गया, और लॉन पेयर इसमें 0। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0, उसका मैग्नेटिक मोमेंट √3। ठीक, चलो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 ऐसे करके स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 उसकी 2। हाइब्रिडेशन sp2 sp3 sp2। बॉन्ड एंगल 120 107 108। ये इनके स्ट्रक्चर टू डिफरेंट टॉप टू बॉटम अट्रैक्ट, ये इनके स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट EDE। तो 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट और
परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। तो देखो जरा, इफेक्ट बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए ईडीई, परमानेंट इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दूसरा है रेजोनेंस मेसोमेरिक पाई इलेक्ट्रॉन हाइपरकंडक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ p इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें, ये 11th क्लास है ऑर्गेनिकल चैप्टर में दे रखे सारे। इंडक्टिव इफेक्ट में बात करें तो ये 1 2 3 4 कार्बन लगे हुए हैं और इसके अगर यहां पर फ्लोरीन आ जाता है तो फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसका मतलब यहां से C1 C2 C3 C4, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का C del 1 del 2 del 3, तो इसका इफेक्ट कहां तक जाएगा 4 कार्बन तक, ठीक। इसका इफेक्ट जाएगा 4 कार्बन तक। तो ये वेर कार्बन है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स है, -I +I। -I देखें जरा, -I इफेक्ट द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज़ ऑफ एनी एटम और ग्रुप इज नोन एज अ I effect that atom if the electron withdrawing power of group, कैसा लगा हुआ वो withdrawing माइनस है ना, यानी कम करने वाला group is higher than that of hydrogen, then these group are known as a -I। electron withdrawing रहेगा तो -I effect। then decreasing order of the electron withdrawing tendency by inducting, ठीक। inducting से वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को कम कर देगा। अब ये ऐसे कौन से ग्रुप है वो देख लेते हैं। NF3 हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, NF3 तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं नाइट्रोजन के ऊपर। ऐसे NR3 NH3 NO2 CN SO3H CHO COOH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर चारों में से देखेंगे तो फ्लोरीन हाईएस्ट है, आयोडीन लोएस्ट है, ठीक। फिर आगे देखते हैं OH NH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH PH C डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन में हाइब्रिडेशन स्टेट कैसी रहेगी उसकी, तो देखिए यहां पर बॉन्ड और माइनस लगा हुआ तो sp3, डबल बॉन्ड और माइनस लगा हुआ तो sp2। तो यहां देखो अगर साइक्लोहेक्सेन है और माइनस चार्ज है तो sp3 और डबल बॉन्ड के साथ में है तो sp2। हाइब्रिडेशन कंडीशन देख रहे हैं पर्टिकुलर कार्बन की इस तरह से, तो sp3 sp3 sp2 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 आता जाएगा। चलो आगे। नेक्स्ट है +I इफेक्ट। +I इफेक्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो उससे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। देखो जरा, तो कौन से, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ ग्रुप इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, then these group are known as a +I effect। तो सबसे ज्यादा +I effect कौन शो करेगा, CH2 NH यहाँ वहां प्लस लगे हुए थे सब पे, यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, O C डबल माइनस, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। फिर अब यहाँ पर देखो ट्रिटियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, अगर ट्रिटियम लगे हुए तो वो ज्यादा रहेगा, मास ज्यादा उसका, तो TDH, H का मतलब प्रोटॉन यहाँ पर। फिर देखो नोट +I effect, I effect is CH bond is taken as a reference, it is permanent and weak effect and during permanent effect है, और कैसा इफेक्ट है, weak है। during +I effect partial displacement take place within orbitals, I effect is distance dependent effect, then practically it is observed only up to C3 atom and experimentally proved that the 10% effect is transfer to next atom। कितना इफेक्ट ट्रांसफर होता है, only 10% इफेक्ट, इस पर कुछ नहीं सकता है। नेक्स्ट देखो जरा इसमें, अब यहाँ देखो इसमें यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, तो माइनस इफेक्ट ऑफ क्लोरीन C1 to C4, E किधर से इधर और
बढ़ेगा और इसमें बढ़ेगा, और प्लस माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन नीचे की तरफ, यानी एक में खींच रहा है एक में इस तरह से। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा 1 2 3 दे रखा है, तो ये 5 6। अब यहां पर देखो ये सब लिख रखे हैं, del 1 del 2 del 3 del 4 del 6 और del 5। तो मैग्नीट्यूड हाईएस्ट किसमें हुआ? del 5 में यहां पर, फिर क्लोरीन में, फिर जहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है वहां पर, फिर उसके आगे इस तरह से चलता रहेगा। अब यहां देखो एग्जांपल देगा TBH प्लस आई इफेक्ट किससे ज्यादा होगा? तो ये हो गया हेवियर देन द मॉलिक्यूल एटम्स, लेस इट इज ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, हायर ओवरलैपिंग में strong and small bond, so that the small displacement of electron cause large effect. TDH, तो D का ज्यादा होगा, D का कम और फिर H का होगा, वहां से आता है उसको। चलो फिर एग्जांपल बता रखे TDH को लेकर के, चलो आगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से कौन कौन सी चीजों को पढ़ सकते हैं, यानी फैक्टर ऑफ इफेक्ट या कौन कौन से प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। इफ नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। कार्बोकैटायन मतलब डेफिशिएंट है, जुड़ेंगे तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। देन इफ नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, को विड्रॉइंग वाला लग जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। Therefore, next energy इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक ये याद रखना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली माइनस आई इफेक्ट। अब ये स्टेबिलिटी हो रहा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और लास्ट में CH3, ठीक है। रीजन मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, ये इसकी जस्ट अपोजिट चलेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोएनायन पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और अगर कोई दे रहा है या निकाल रहा है तो उसके भी यहां पर, ठीक। चलो जरा आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। माइनस आई ग्रुप ऑपोजिट हो गया पहले वाले से, देन प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, पहले वाले से अपोजिट है। अब देखो जरा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री, तो ये सबसे कम लास्ट वाला हो जाएगा स्टेबिलिटी। देखो फिर इसके हिसाब से एग्जांपल बता रखा है, अब इससे पूछ रहे हैं किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। देखो जरा फिर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, तो इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर एसिड H+ डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड प्रोटॉन ऑर्गेनिज्म से प्रोस्टेट होगी। If number of minus I group increases, then acidic strength increases. Minus I रहेगा क्या होगा? H जल्दी निकल जाएगा। और if number of plus I group increases, then acidic strength decreases. इलेक्ट्रॉन देगा तो acidic strength decrease हो जाएगी। Acidic strength direct proportional to minus I effect और inversely proportional to plus I effect. Main conclusion वाले ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये आपको याद रखना है। ये अगर रिलेशन याद रख लेंगे क्वेश्चन अपने से सॉल्व हो जाएगा। इसको बार-बार देखें, लिखें आप। चलो एग्जांपल देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? प्लस आई इफेक्ट, तो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट माइनस CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो एनायन इज लेस स्टेबल। यहां देखो इसमें एक विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो माइनस आई ऑफ Cl, so anion is more stable and corresponding acid is more acidic, क्योंकि लूज होने पर
स्टेबल होना चाहिए। प्रोटॉन निकल गया, स्टेबल है, इसका मतलब आसानी से दे देगा। जैसे आप लोग कहा जाए कि नीचे आपको फॉर्म जमा कराने अपने और ऊपर आपके लिए फैसिलिटी है। एक बच्चे को कहा जाए आपके लिए लैपटॉप टैबलेट सब है, फॉर्म भी है, तो नीचे आराम से दे देगा, ऊपर आके स्टेबल हो गया। और एक बच्चे को कहा जाए ऊपर कोई सुविधा नहीं है आपको, जमा करा दो नीचे, तो ना ऊपर करेगा, नहीं देगा। तो ये ना देने के बाद स्टेबल है या नहीं है, वो मेन चीज है। वो आपको हम टेक्निकल चीजों से याद रखने हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है, फ्लोरीन की डिस्टेंस भी मायने रखती है। COOH के नजदीक में है, थोड़ा एक दूर हो गया और ये दूर हो गया, इसका मतलब इसकी एसिडिक कैरेक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देखो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम COOH माइनस है क्लोरीन, सो मैक्सिमम एसिडिक, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये हो गई एसिडिक स्ट्रेंथ की बात। अब बात करते हैं पर बेसिक स्ट्रेंथ की। तो बेसिक स्ट्रेंथ इससे थोड़ा सा अलग चलेगा। तो देखो जरा यहाँ पर OH आयन डोनर बेस किसको कह रहे हैं, कि बेस की डेफिनेशन लिखी हुई है। बेस OH आयन डोनर इज कॉल्ड बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। तो इसमें तीनों डेफिनेशन हो गई, एक लुईस की, ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी की, वो आरएनएस की, ब्रॉन्स्टेड-लोरी की, और ये उसकी नहीं, ये लुईस की है, ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी की है। तो तीनों की डेफिनेशन हो गई। तीन साइंटिस्ट अपने पास, आरएनएस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी और लुईस, ठीक। तो ये इस तरह से इफ नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस देन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। उसके जैसे ही मामला है, तो ये अपने को याद रखना। उसमें देखो प्लस आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, माइनस आई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां देखो इसके लिए ये माइनस आई डायरेक्ट प्लस आई के इनवर्सली। एसिडिक स्ट्रेंथ में ये फॉर्मूला और बेसिक स्ट्रेंथ में ये फॉर्मूला। फिर इनका ऑर्डर बता रखा है, 3 डिग्री OH, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, मैक्सिमम बेसिक। अब ये एग्जांपल दे रखा है, इथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो इथाइल एमाइन पे क्या लगा हुआ है, डोनर, और एनिलीन पे क्या लगा हुआ है, विट्रोइल। तो एनिलीन क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। देखो जरा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप। ये क्वेश्चन 12th में दे रखा है और आराम से पूछते भी है। तो हमने 12th में जब कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला, उसमें सारे एसिडिक कैरेक्टर देखे थे, और ऐसे ही हमने एमाइड्स में देखे थे बेसिक कैरेक्टर। उन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है बोर्ड में। इवन एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का एक क्वेश्चन नीट में और आईआईटी में पक्का ऑर्डर कराएगा, अपने से वो ऑर्डर लिखवाएगा या पूछेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएगा, देख लो आप, एसिडिक स्ट्रेंथ पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, कहीं नहीं जाता वो, ठीक है। तो देखो जरा, फिर ये ClNH2 इज द बेसिक देन ऑफ मिथाइल एमाइड, और दूसरा क्वेश्चन ये रखा है, क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझ लेंगे तो हमें आ जाएगा। फिर स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्या, तो ये वो कौन से चैप्टर का आ गया, अपने एल्डिहाइड कीटोन वाले का। तो वहां पर भी हमने यही देखे थे, वही वाला एग्जांपल देखो। अब यहाँ पर इसके Cl यहाँ लगा हुआ, इसके जस्ट नजदीक में, और इसमें थोड़ा सा एक कदम इधर खिसक गया, और इधर में 2 कदम, और इसमें 3 कदम, तो विच वन इज द हाईएस्ट एसिडिक, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल नजदीक में विट्रोइल ग्रुप, ठीक है। अब ये देखो ऑर्डर लिखा हुआ था, सेकंड सल्फोज। एक्सप्लेनेशन, we know that the minus I effect increases the stick strength, but it is distance dependent. क्या कहा, distance dependent effect. So where the minus I group is nearest to COOH, it is exert strong effect and making acid stronger. ये लाइन याद रखनी है अपने को, 12th में आएगी आपकी, क्वेश्चन बनता है 12th में बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के अपने पास कितने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पर सिमिलरली ग्रेटर प्लस इफेक्ट, लोअर एसिडिक कैरेक्टर। तो यहां देखो, अब यहां होगा क्या,
O और H के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, और H को रिलीज करेगा। बट यहां पर हुआ क्या, 1 2 3 3 डोनर ग्रुप लगे हुए हैं इसके पास, तो ये O और H के बीच का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, नहीं लेगा। इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया ड्यू टू प्लस इफेक्ट। अब प्लस इफेक्ट कम होता जाएगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर CH2 इसमें 3 डोनर है, इसमें 2 डोनर है, इसमें 1 और इसमें नहीं है, जिसमें नहीं है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर के लिए कवर हो गया अपना, अल्कोहल फिनोल वाले के लिए। नेक्स्ट, फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। तो यहां देखो, अब यहां पर तीनों जगह विट्रोइल ग्रुप लगे हुए हैं, पर तीनों में से हाईएस्ट विट्रोइल कौन सा है उसको देखना है। Since NO2 has strongest minus effect influence will match the corresponding acidic strength। हमारे लिए कौन बैठा हुआ है, फ्लोरीन, पर फ्लोरीन से भी ज्यादा कौन है, NO2। क्योंकि हमने ऑर्डर देखा था पर माइनस इफेक्ट प्लस इफेक्ट, ठीक है। चलो आगे, फिर ये क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट आता है अगला टॉपिक आता अपना रेजोनेंस, ठीक। रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। सिंपल सा दिमाग को बैठा है एक लाइन में, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट होता है तो वो रेजोनेंस हो जाएगा। और उसमें कुछ चीजें क्या होती है, जैसे एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होते हैं, केवल शिफ्टिंग किसकी होती है, पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड इधर बन रहा है इसके साथ में, तो फिर इधर बनने लग जाएगा, फिर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, बस केवल इतना सा होता है। उससे एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसकी। तो रेजोनेंस जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी कम होती जाएगी। चलो मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, जो कि 12th के में भी एक रेजोनेंस का क्वेश्चन आता है जिसमें अपने को बताना पड़ता है स्टेबिलिटी। रेजोनेंस आपके 3 चैप्टर में दे रखे, ध्यान रखना, कि चारों में है वैसे तो, एल्कोहल वाले में भी है और अल्कोहल फिनोल वाले में भी है, कार्बोक्सिल वाले में भी है, और एमीन्स में रेजोनेंस कैसे कैरेक्टर समझाने के लिए, ठीक है, याद रखना आपने को। देखो, द सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन more than one structure are required, then it is said that molecule is showing resonance. It is due to delocalize of electron within the molecules, ठीक, delocalize हो रही है। नेक्स्ट देखो, then contributing structure in the resonance are called resonating structure or canonical structure. These structure are help in explanation of chemical reactivity or the chemical reactions of the compound, chemical reaction, ठीक है। नेक्स्ट देखो, resonating structure are not the real structure, वो रियल नहीं है, वो एक hypothetical structure है। The real structure is hybrid or resonating structure is the called resonance hybrid. Then conditions, system must be planar, planar होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। The system must be conjugate, be in conjugation. The parallel p orbital are required. तो उसमें p orbital चाहिए ऐसे खड़े वाले, ताकि ऐसे टच करके वो pi bond बना सके। Following types of conjugation may be present in the molecules. Pi conjugations. कौन सा? pi यानी p pi से pi में शिफ्टिंग हो रही है। जैसे देखो, if there are 2 pi bonds are at alternate position, वन फिर सिंगल फिर डबल, डबल सिंगल डबल, इस तरह से रहेगा। देन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स अनदर पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट। देखो जरा एक्सप्लेन, याद है ये है ब्यूट 13 डाइईन, है ना, ब्यूट 13 डाइईन, इसका मतलब यहां डबल सिंगल डबल। अब होगा क्या, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा इस पे नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लो इसका रिवर्स होता, इधर से
तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट होता, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे माइनस प्लस दोनों इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं। तो ये कोएफिशिएंट चलता रहेगा और दोनों साइड के डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड, ये सबसे बेसिक रेजोनेंस है ना। फिर यहाँ देखो एल्डिहाइड का दे रखा है, इसमें भी एक डबल सिंगल डबल आ रहा है, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें डबल सिंगल डबल इस तरह से। फिर है लोन पेयर वर्सेस पाई कोएफिशिएंट। पहले क्या था पाई पाई, अब है लोन पेयर और पाई के बीच में। ये सारे नोट्स में लिखा रखे आपको। इफ देयर इज अ वन लोन पेयर एंड वन पाई बॉन्ड आर पैरेलल ऑर्बिटल देन इलेक्ट्रॉन ऑफ द लोन पेयर डिलोकेशन। यहाँ देखो पाई कन्वर्टेड टू लोन पेयर कन्वर्टेड टू पाई। तो ये लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो पाई में, और पाई कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में, ये इस तरह से। इसका एग्जांपल नेक्स्ट है पाई वेकेंट ऑर्बिटल कन्फ्यूजन। तो एक तो पाई बॉन्ड होना चाहिए और अगले के पास वेकेंट होना चाहिए। देखो if there is one vacant orbital in one pi bond are in a parallel orbital, then electron of pi bond are delocalized towards। तो यहाँ देखो वैकेंट का मतलब है इसके पास प्लस चार्ज है, तो जैसे शिफ्ट हुआ प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक, अगला है पाई अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो if there is a one free electron and one pi are at alternate position। देखो यहाँ पर एक फ्री है, तो ये कैसे रहेगा फ्री रेडिकल फॉर्म में, अपना अपना इलेक्ट्रॉन होमोलैटिक। ये कैसे हो रहा है हेटेरोलैटिक शिफ्टिंग और होमोलैटिक शिफ्टिंग है। फिर है लोन पेयर वर्सेस पॉजिटिव कंडीशंस। तो लोन पेयर देखो ये यहाँ लोन पेयर है या पॉजिटिव, इधर शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज के ऊपर आ गया उसके ऊपर। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन होनी चाहिए देखो जरा। तो यहाँ दे रखा है all resonating structure must have the same arrangement atomic nuclei। arrangement same रहेगा। then resonance difference from tautomerism in this very important fact। तो यहाँ देखो tautomerism का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ से ये आया तो यहाँ शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड या प्लेट हो गया प्लस सेक्टिव। तो कार्बन के सेट के अंदर देखिए पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियई फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इसकी और इसकी न्यूक्लियर पोजीशन सेम रहेगी। ये इधर शिफ्ट हुआ तो वैसे उधर आ गया। तो ये कौन सा हो गया टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। याद है हां कल हमने पढ़ा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें आइसोमेरिज्म है तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियई फर्स्ट एंड सेकंड डिफरेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड आर द नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर द टॉटोमर्स। क्या करेंगे टॉटोमर्स। ठीक, we have resonating structure must have the same number of paired and unpaired electron, however they differ in the way of distribution of electrons। यहाँ से देख रहे हैं अपन NO2 के लिए, तो NO2 के ऊपर प्लस चार्ज कहाँ पर है यहाँ पर, इसके ऊपर माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर। NO2 का अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, याद रखना आपने को। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 16, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, इसमें भी ऐसे ही है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 16 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अब नेक्स्ट देखो द एनर्जी ऑफ different resonating structures must be the same or nearly the same। all atoms that are part of the delocalization system must be in a plane or be nearly planar। plane or nearly plane। अब यहाँ देखो ये एग्जांपल, ये बना हुआ है एनिलीनियम आयन। क्या बना हुआ है एनिलीनियम आयन, याद आ रहा है कौन सा चैप्टर में था ये एमाइड्स वाला। अब यहाँ देखो इसमें रेजोनेंस अगर दिखा रहा है नाइट्रोजन डज नॉट हैव द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सुटेबल एनर्जी हैंस सेकंड इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब OH लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है, तो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा प्लस R। रिंग में दे रहा है ऐसे रिंग में जा रहा है, तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया यहाँ माइनस, फिर अगले पे अल्टरनेट पे आएगा यहाँ और यहाँ, फिर अगले में वापस यहाँ गया, फिर यहाँ और नेक्स्ट में इसके आगे वाली फर्स्ट पोजीशन में जाएगी वापस से। तो बेंजीन में 3 मोड ऐसे थे, वो थोड़े से घूम गए, ऐसे हो गए।
चलो नेक्स्ट है CH2 माइनस के अंदर ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस तरह से। CH2 प्लस, देखो ये पूछता है CH2 माइनस और CH2 प्लस, CH2 माइनस डोनर और CH2 प्लस विड्रॉइंग की तरह ये कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है रिंग से, तो रिंग में कौन सा चार्ज रोटेट करेगा, प्लस चार्ज। इसी तरह से यहां पर क्या COH2, तो ये इस तरह से रिंग में निकाल रही है, H ही होना चाहिए ना, प्रिंटिंग मिस्टेक ध्यान रखना, तो ये H ही रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है डोनर है, विड्रॉइंग है, वेरी गुड। तो ये विड्रॉइंग की तरह ये करेगा, तो रिंग में कौन सा चार्ज रोटेट करेगा, प्लस चार्ज। इसी तरह से CH2 फ्री रेडिकल, ये भी रोटेशन कर सकता है, तो हमने CH2 को तीनों देख लिए, माइनस प्लस और फ्री रेडिकल तीनों में, तो इसमें फ्री रेडिकल रोटेशन होगा, रोटेशन भी नहीं है, आधा आधा अलग होता जाएगा, यहाँ आया यहाँ फ्री रेडिकल, फिर यहाँ से इधर यहाँ इधर, तो ये फ्री रेडिकल आ जाएगा, तो ये एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर वापस से सेम कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखो और एग्जांपल दे रखा है इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, फिर ये एनिलीन में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, फिर हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड का मतलब है ये ब्यूट 1,3 डाइईन के अंदर यहाँ पर इधर प्लस एक माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होएगा, प्लस माइनस निकल जाएगा। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड C1 C2, ये C1 C2 की बात कर रहा है, डबल बॉन्ड वाइल द सेकंड और थर्ड C1 C2 has single bond, C1 C2 shows the bond length in the between single and double bond, similarly the structure first, and C2 C3 has the single bond while in the structure। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि जब डबल और सिंगल के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, सबकी बॉन्ड एग्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि वो फास्ट रेजोनेट करता रहेगा। डबल जो है सिंगल की तरफ मूव करेगा, जब सिंगल है वो डबल की तरफ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154 पिकोमीटर, और डबल की हो जाएगी 134 पिकोमीटर, वेरी गुड, समझ सकते हो उसको। और ट्रिपल में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की 120, तो याद रखना 120 130 154 पक्का याद रखना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज आएगा, आपने बहुत टाइम पक्का याद रखना। अगर अंगस्ट्रोम में दे रखी है तो 150 सॉरी पिकोमीटर देगा तो 154, अंगस्ट्रोम में देगा तो 1.54, ऐसा याद रखना, 2 का डिफरेंस आ जाएगा उसमें। चलो आगे जरा, अब ये देखो, ऐसे बता रखी बॉन्ड लेंथ, सबकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सिमिलर। चला आगे, ऐसे ही देखो रेजोनेटिंग सब, यहाँ पर डबल ट्रिपल, इसके बीच में बॉन्ड लेंथ देखो, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हाइब्रिड। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉर्नोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉर्नोनिकल। और हम फाइनलाइज बनाते हैं ना, इसमें तीनों दिखाते हैं, वो कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलो बच्चे आगे, ये देखो इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, कुछ रूल्स हैं, देख लेते हैं उसको। देन resonating structures having complete octet and relatively more stable, तो यहाँ जिसका ऑक्टेट, यहाँ देखो having complete octet is relatively more stable, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो अनस्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। चलो देखो नेक्स्ट, यहाँ देखो C F, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। नेक्स्ट इसी तरह से resonating structures having a higher number of the covalent bond, less charge is more stable, जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, या चार्ज उसमें लेस होने चाहिए। तो इन दोनों में से देखेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड देखो या डबल या डबल, यहाँ एक जगह डबल है, ठीक है, तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला। चार्ज नहीं होने चाहिए, जितना चार्ज रहेगा इसका मतलब वो, आप यूं कहें ना, आप में से देखें बच्चे बैठे हुए हैं, एक को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब अनस्टेबल है, वो कभी उठ के भाग सकता है। और जो बिल्कुल कूल एंड काम चुपचाप बैठा हुआ है, इसका मतलब वो साइलेंट मोड पे है और मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर देखें इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज का मतलब खोपड़ी में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, लड़ाई झगड़ा करने के मूड में वो,
सरल स्वभाव, सरल स्वभाव। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल है। हमें कुल मिलाकर के कैसे भी करके माइंड में इस ट्रिक को बिठाना है। हम अपना एग्जांपल देख ले आपस में, ये बच्चा ज्यादा एक्टिव है, ये कम एक्टिव है, एक्टिव खुरापाती है, ये कम खुरापाती है, ऐसे। तो जो खुरापाती है इसका वो अनस्टेबल है, सरल स्वभाव नहीं है। हाँ, सरल स्वभाव नहीं है उसका, जिसका सरल स्वभाव है वो स्टेबल है। चलो आगे। तो ये इस तरह से एग्जांपल अपन इसके देख रहे बच्चों। हाँ, सही बात है सर। चलो यहाँ देखो, इसमें फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू थर्ड। देखो इसमें दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, इसमें एक ही दिख रहा है, चार्ज कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 सबके ऊपर चार्ज है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से ये देखो, फोर्थ में देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग अनलाइक चार्जेस क्लोजर चार्ज अवे रिलेटिवली मोर स्टेबल। इस तरह से देखो। नेक्स्ट इसका एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल नोट करने हैं। having higher number of the benzene structures is more stable। ये बेंजीन में केकुलर रेजोनेंस आता है, ये तो फिर बेंजोनाइट में इस तरह से। तो ये बीच वाला जो बॉन्ड है यहाँ, और बाकी के इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर देखने पर ये बीच वाले कॉमन आ रहा है ये बॉन्ड। देखो इसका और इसका ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें फर्स्ट और थर्ड में सेम ही है। इसमें 3 है, इसमें 2, उसमें 3 है, उसमें 2 है, पर इन दोनों में से भी ज्यादा ये स्टेबल है। देखो सेकंड वाला, फर्स्ट और थर्ड दोनों बराबर है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि दोनों में कॉमन में एक बॉन्ड आ रहा है, उस इसमें कॉमन कोई बॉन्ड नहीं है, इसका कॉमन बॉन्ड नहीं है। ठीक, यहां देखो, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, नैप्थलीन इज द इनसॉल्युबल इन एक्वस एसिडिक नैप्थलीन। ठीक है, एजुलिन इनसॉल्युबल इन एक्वस एसिडिक एजुलिन, ये इसका नाम एजुलिन है, ध्यान रखना। ठीक है, एंथ्रासीन, अब देखो इन दोनों, ये भी दोनों भी एंथ्रासीन है, और ये भी एंथ्रासीन, ये भी एंथ्रासीन। बताओ जरा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इन चारों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट और फोर्थ। रीजन कॉमन बॉन्ड आ रहा है उसके बीच में, बाकी इनमें नहीं है। तो देखो जरा, फर्स्ट और फोर्थ ज्यादा स्टेबल, और सेकंड और थर्ड कम स्टेबल है क्योंकि कॉमन बॉन्ड नहीं है, बीच में कॉमन बॉन्ड है, ध्यान रखना। ये सबसे इजी क्वेश्चन भी है, पर जिसको ये पता है वो तो लगा देगा, नहीं पता तो फिर तुम सोचते रहो। चलो फिनेंथ्रीन के अंदर देखो जरा, फिनेंथ्रीन में देखो कॉमन बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए रिंग के बीच में कॉमन, तो इसमें 1 और 2 कॉमन बॉन्ड है, ध्यान रखना। इसके बीच में एक ही है, इसमें एक भी नहीं है, और इसमें कॉमन बॉन्ड एक है। फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड और फोर्थ बराबर। हां, तो ये देखो, फर्स्ट सेकंड फोर्थ बराबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी। अगला टॉपिक चलते हैं, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब है उसके बॉन्ड के बारे में बताना। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन होंगे? हक्कल ग्रुप को ओबे करने वाले, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना हक्कल ग्रुप में 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों होगा? उसका रेजोनेंस होगा 5 वोल्ट का, एंड रेजोनेंस होगा तो स्ट्रक्चर में वो एनर्जी खर्च करेगा। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स है साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर ग्रुप्स ये है 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन्स, सर्कल ग्रुप्स n इंटीजर्स 2 pi इलेक्ट्रॉन, 6 pi इलेक्ट्रॉन, 10 और 40। देखो जरा कैसे एग्जांपल है। तो ये एरोमेटिक, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स, देन साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेट, 4n+5 इलेक्ट्रॉन n इंटीजर। तो क्या आ जाएगा 4 8 12 16। अब ये टेबल है, इस टेबल में हमें टिक मार्क करना है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेट है, तीन चीजें टिक करने पर। तो ये बेंजीन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और हक्कल ग्रुप को भी ओबे कर रहा है। तो इसका मतलब कितने बॉन्ड है इसमें? 3। तो एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो
3 into 2 6 pi इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब ये अगले ग्रुप को अवॉइड करता है। चलो नेक्स्ट है एंटी एरोमेटिक, इस टाइप का साइक्लिक है, प्लेनर है और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 4 pi इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक कंसीडर हो रहा है। कॉन्जुगेट भी है, वो कॉन्जुगेट के लिए कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें। फिर ये देखो नॉन एरोमेटिक, यानी नॉन एरोमेटिक मतलब इस तरह से, ये साइक्लिक है, प्लेनर है और ये 4n+ इलेक्ट्रॉन को ओबे नहीं करता, तो ये कौन सा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तीनों के एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो अपने को ये याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन बनता है। अगले चलो एग्जांपल पे, अब यहां देखो कनेक्टिविटी बढ़ गई इसकी, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, पाई इलेक्ट्रॉन्स और डिसीजन। क्या डिसीजन लेना है मेरे को, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और वैसा बताना है मेरे को। तो देखिए जरा, इसको क्या कहा था अपने, नॉन एरोमेटिक कहा था पहले, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसका, तो याद रखना। ऐसे ही अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, इसका नाम क्या होगा वैसे, इसका नाम बताओ, साइक्लोप्रोपीन, लगभग साइक्लोप्रोपीन, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन कैटायन, तो ये जब एरोमेटिक हो जाएगा, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन भी है इसमें, ये बॉडी इधर शिफ्ट होगा, ये तीनों तरफ शिफ्ट हो जाएगा। माइनस वाला अगर आ गया, तीनों चीजें हैं एंटी एरोमेटिक में हो जाएगा। इस तरह का आ गया ब्यूटेन वाला एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। चलो आगे और एग्जांपल देखो, इसमें प्लस चार्ज लग जाए एरोमेटिक, इस टाइप का स्ट्रक्चर, दोनों माइनस चार्ज लग जाए तो भी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, और उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा हुआ एग्जांपल है, दोनों में प्लस है, दोनों में माइनस है, 2 माइनस 2 प्लस, एक दोनों एरोमेटिक हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर ये इस तरह से 5 नंबर रही, ये नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक और माइनस होने से एरोमेटिक हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखना अपने को, रेजोनेंस है या नहीं, बेंजीन सब चीजों को करेगा। चलो अगला टॉपिक है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। तो polarity develop in a conjugate system. अभी तो 50% नहीं हुआ, थोड़ा फास्ट लेते हैं इसको। तो चैप्टर बड़ा है, हाँ वो बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा फास्ट लेते हैं इसको। Polarity develop in a conjugate system. Interaction of parallel orbital is known as a mesomeric effect. If transfer of pi bond effect take place from conjugate system to group, then it is known as a negative mesomeric effect. माइनस साइन इफेक्ट है इसको, ठीक, यानी ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। चलो जरा माइनस साइन इफेक्ट, यहां देखो एग्जांपल NO2 लगा हुआ है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर क्या है, ये इधर से खींच लेगा, तो यहां का प्लस आ जाएगा, ये इस तरह से, तो इसमें चारों में ई है। अगर मैं पूछूं दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट है या सेकंड, फर्स्ट होगा, देखा ना ऊपर अभी टॉपिक में। तो एक तो डबल बॉन्ड ज्यादा है इसमें, चार्ज एक के पास ही है, दो के पास चार्ज ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कम हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड की क्वांटिटी याद रखनी, ठीक है, स्टेबिलिटी के हिसाब से। चलिए, ड्यू टू माइनस साइन इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज कम ओवर conjugate system, or due to minus M effect electron density decreases in the conjugate system. Such type of conjugate system will be more reactive towards nucleophilic or will be less reactive towards electrophilic. Nucleophilic और electrophilic reactions की बात कर रहे हैं। चलो आगे जरा, group which shows the minus M effect, ये minus M effect वाला है, वही electron withdrawing, ठीक, transfer of non-bonding electrons take place from group to conjugate system, then positive mesomeric effect। ये दो के माइनस वाले प्लस वाले हम कुछ समझ नहीं, सारे डोनर प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, तो ये इस तरह से गैस इंस्टॉल हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करता रहेगा, इधर से आगे चलता रहेगा, ठीक, यहां तक चार्ज आ जाएगा इसका। प्लस एंड इफेक्ट ग्रुप शुड हैव आइदर बी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शुड हैव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव हो सकता है लोन पेयर, बात एक ही होगी।
ड्यू टू प्लस एंड इफेक्ट नेगेटिव चार्ज कम ओवर कॉन्जुगेट सिस्टम, उसी की अपोजिट बात लिखी हुई है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और कॉन्जुगेट सिस्टम, such type of conjugate system will be more reactive toward the electrophilic or will be less reactive toward the nucleophilic, उसमें अपोजिट बात लिखी हुई थी। ठीक है, चलो कौन से ग्रुप है सारे? डोनर ग्रुप है। फिर रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का मतलब डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस बनाएगा, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी विद बेटर ओवरलैपिंग। तो यहां देखो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो इस तरह से ये नेगेटिव आ जाएगा और उसमें ये इस तरह से आएगा। A has more resonance energy than B। ठीक है, इस तरह से देखो। देन इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे इसको। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ Cl बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ की कंपेयर कर सकते हैं इसकी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ और उसकी बॉन्ड लेंथ में। ठीक, देखो A, B और C, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा किसकी बता रखी है हमने? B की। रेजोनेंस नहीं है इसमें, इसलिए रेजोनेंस होगा तो क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगी थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ, है ना। चलो आगे, कंपेयर लेंथ ऑफ द अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा लेंथ जो है, ठीक है, गामा की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, बीटा की कम और अल्फा की सबसे कम, क्योंकि डबल बॉन्ड है। कंपेयर विद बॉन्ड लेंथ ये हो गया। देखो बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स, बॉन्ड एनर्जी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, बॉन्ड स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट मींस जो भी देखा था हमने, कार्बोकेटाइन, एनायन और फ्री रेडिकल। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ETG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको प्लस R प्लस H प्लस I कहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स ETG के साथ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलो आगे। ये इसके एग्जांपल कुछ क्वेश्चन दे रखे इस तरह से, इसको कार्बोकेटाइन पे कार्बन आयन के ऊपर क्वेश्चन है, विच इज द स्टेबल, स्टेबिलिटी के हिसाब से बता रखा है इनको सबको। नेक्स्ट है बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी। स्ट्रेंथ का मतलब है उसे हम अगर इसको मोड़े तो स्ट्रेंथ जितना ज्यादा है, तनाव आता है उसमें। देखो जरा स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो यहाँ देखो for any specific carbon maximum stability is attained where BA is bond angle is 109.28 मिनट, जिसमें ये होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर बॉन्ड कम होता जाएगा तो तनाव आएगा उसमें। देखो जरा अकॉर्डिंग टू वेयर, इसमें 60, इसमें 90, इसमें 180 और इसमें 120। तो ये देखो इसको निकाल रहे हैं, अल्फा निकाल रहे हैं, तो 1/2 अल्फा माइनस, तो ये अल्फा 60 और इसका इतना आ रहा है। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। किसी व्यक्ति में अगर तनाव ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है? कम रहती है। तो भागो तो फिरेगा वो, क्या ज्यादा रहेगी? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन ऑर्डर, अब देखो स्ट्रेन ऑर्डर सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसमें? इसमें, क्यों? वो एंगल कम है, इसका 60 है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, सिंपल सा है। स्ट्रेन के यहां पर दे रखा है, तो याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ एसिडिक स्ट्रेंथ। Bronsted-Lowry can explain why the Bronsted-Lowry-Lewis concept. The Bronsted-Lowry concept acid base, according to an acid, is a substance that can donate a proton, and base is substance. सर चिड़िया के सरल स्वभाव ये है। चलो देखो, proton and base is a substance that accept a proton. Consider that gaseous hydrogen chloride dissolve in water। इसका एग्जांपल देखो, वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन ले लेगा, तो प्रोटॉन बेस हो गया, ये एसिड हो गया। ऐसा कॉन्जुगेट बनेगा हाइड्रोनियम आयन और ये Cl माइनस, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला मामला हो गया। फिर है लुईस एसिड बेस, तो लुईस में क्या है? प्रोटॉन लोन पे डोनर, लोन पे एक्सेप्टर, लोन पे डोनर इज कॉल्ड बेस, लोन पे एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड। देखो जरा
NH3 प्लस लोन पेयर है, इसको प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके साथ ये लुईस एसिड और लुईस बेस। ठीक है, देखो जरा आगे रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये इसके हिसाब से बता रखी है हाइड्रोकार्बन के हिसाब से। नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ, acidic strength of the phenol. When phenol ionized, then phenoxide ion is more stabilized by the resonance than the unionized phenol. तो ये phenoxide ion बनता है। अपन एल्कोहल फिनोल चैप्टर में देखा है इसको। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल R, ये इस तरह से फिनोल का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बता रखा है। अभी हमने इससे पहले देखा था OH को हमने क्या कंसीडर किया, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। ये फिर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोक्साइड आयन most of the group of which are -M plus M increases acidic strength factor of phenol by effectively dispersing negative charges, and phenoxide ion however plus I effect plus M effect group decreases। इसके ऑर्डर बता रखे देखो, एनोटो ग्रुप NH3 ग्रुप, इसके हिसाब से इसके एग्जांपल बता रहे हैं। तो ये हमने उस चैप्टर में भी देखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये डोनर और विट्रोइक ग्रुप के यहाँ पर ये देखो विट्रोइक ग्रुप लगे हुए और इसमें डोनर ग्रुप लगे हुए, नंबर ऑफ लगे हुए उसके भी यहाँ पर। फिर इसमें ऑक्सैलिक और बता देना ऑक्स का ऑक्सैलिक मेलानिक सक्सेनिक, ऑक्सैलिक मेलानिक सक्सेनिक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड इज जनरली मोर एसिडिक देन द बेंजोइक एसिड ऑफ इटसेल्फ। ये ज्यादा एसिडिक है और ये ऑर्थो इफेक्ट का ये याद रखना। एक्सप्रेशन ऑर्थो पोजीशन व्हेन ग्रुप G is attached, there will be steric repulsion between the group G and carboxyl group due to which C double group is the partially out of plane, so resonance of phenol group प्लेन में है, प्लेन से बाहर जाने से अनस्टेबल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अनस्टेबल होने से क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिक रिलीज कर देगा ये, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसको अपन ऑर्थो इफेक्ट कह रहे हैं। तो वो जैसे कंटिन्यू होगा स्टेरिक इफेक्ट की वजह से प्लेन से बाहर, ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा। With respect to the carbonyl group, decrease and resonance of OH group with respect to CO increases plus charge. On oxygen atom increases, minus effect increases, acidity increases। ये देखो इधर आएगा, इधर ग्रुप चलेगा, H को निकाल देगा ये G की वजह से। अब यहाँ G पे देखो, if substitution of minus I और minus M effect NO2। अब NO2 देखो तीन जगह लगा हुआ है, ऑर्थो बेटा पेरा, तो इसमें साथ है Ka और ऑर्थो पेरा फिर बेटा और फिर बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो में क्यों हुआ, ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है। फिर सब्स्टिट्यूशन, अब माइनस M या फिर प्लस माइनस I या प्लस M, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, माइनस I, तो Cl F और I इस तरह से देखो ऑर्थो बेटा पेरा बेंजोइक एसिड। फिर इसी तरह से ये जो ऑर्डर दे रखा था इसको अपोजिट कर दिया है, माइनस M इफेक्ट ज्यादा है, प्लस I कम है, तो इस तरह से इसका ऑर्थो में डबल इफेक्ट आ जाएगा। इसमें सारे एसिडिक कैरेक्टर बता रखे हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑर्थो बेंजोइक एसिड, मेटा बेंजोइक एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ देखो एलिफेटिक एमाइंस। अब फिर आ गए पर एमाइंस के अंदर वही एमिनो वाला चैप्टर के अंदर लॉन पेयर डोनर। तो यहां देखो इजी प्रोटोनेशन इफ बेसिक नेचर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ nitrous basic, nitrogenous basic is related to the readiness with which they are prepared to take up proton। Consider the following molecules। देखो जरा यहाँ पर NH3 या एक डोनर, दो डोनर, तीन डोनर, तो जल्दी से देखो बेसिक स्ट्रेंथ देखने को मेरा एक नंबर बताया था आपको 231 230 213 231। तो सेकंड वाला हाईएस्ट हो गई होगा। छोटा नंबर छोटा ग्रुप, बड़ा नंबर बड़ा ग्रुप, तो मिथाइल के साथ कौन सा नंबर आएगा, 213, और इथाइल के साथ आ जाएगा 231। ये नंबर पक्का याद रखना। चलो तो देखो जरा, तो ये मिथाइल के साथ हो गया which is not true always। तो ये ऐसे देखो 1 2 3, 1 2 3 नहीं होगा,
तो सॉल्वेशन इफेक्ट जो भी यहाँ पर बता रखा है, और ड्यू टू द ऑपोजिट सॉल्यूशन के टाइम आए ये हो जाएगा। फिर इस तरह से, तो ये देखो गैसेस फेज में भी याद रखना 3 2 1 गैस फेज के लिए, वाटर सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा 2 3 2 ये 1 और ये इस तरह से। एग्जाम में यही कंफ्यूज करता है, वो कहता है गैस फेज पर बताओ या सॉल्वेंट में, तो हमको ये चीज का ध्यान रखना है। गैस में सिंपली पता चलेगा 3 2 1 और गैस में हो जाएगा 2 3 1। एरोमेटिक एमाइन एनिलीन के लिए देख रहे हैं तो विड्रॉइंग डोनर ग्रुप है ये रिंग में इस तरह से, और ये हो गया आपका conjugation multiple system resonating stabilize aniline is weaker when than the NH3 because delocalized the bond pair, याद रख लेंगे इसको। इसी में pyridine pyrrole, फिर ऑर्थो इफेक्ट aniline के अंदर जनरली लेस बेसिक देन aniline itself, तो यहाँ पर कोई भी जुड़ेगा तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो इसमें ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इन द बेसिक स्ट्रेंथ, अभी ग्रुप रख गए, ग्रुप के हिसाब से ऑर्डर याद रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ एसिड एमाइड इज वीकर बेस एबिलिटी टू डोनेट चेक स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीग्लुटानिक एसिड, ये एग्जांपल बता रखे किसमें ज्यादा होगा, नोट करना है इसको। इसी तरह से फर्स्ट एंड सेकंड स्मॉलर द साइज बेटर द ओवरलैपिंग, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात कर रहा है यहाँ पर। फिर इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसके हिसाब से। फिर हाई न्यूक्लियोलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, इसी तरह से एमीन एनिलीन और उसके साथ ये CH2NH2 है, फिर वो एमाइड है, तो रेजोनेंस में तीनों देखो सेकंड फर्स्ट और थर्ड, ये सेकंड NO2 ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ये डिस्पर्सन ऑफ कार्बन, थर्ड में इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से। अपने से तो रीजन पूछेंगे एमसीक्यू में, वो याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका Bright's rule. According to this rule, planarity cannot be achieved at the bridgehead center of bicycle compound having less than 8C included, or p orbital cannot be bridgehead, which is a bridgehead कहते हैं। bridgehead मतलब है bridging compound, bicyclic compound जिसे कहते हैं। तो इस तरह से इसका ऑर्डर बता रखा है, तो ये सबसे ज्यादा वाला हो जाएगा। फिर इसमें रियल और अनरियल, ये रियल स्ट्रक्चर है, अनरियल का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से, ये रियल और अनरियल, ये रियल स्ट्रक्चर इसका। इसमें देखो रियल और अनरियल, ये रियल और ये अनरियल, तो इस तरह से। सिग्मा रेजोनेंस वेरी वीक बॉन्ड, ये टूट करके क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा, कॉपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट ज्यादा हो जाएगा, सेकंड फिर थर्ड सेकंड। इसमें क्या होगा 1 सिग्मा रेजोनेंस प्लस आई इफेक्ट और हायर इन देन। अब ये देखो 3 जुड़े हुए इसमें, इसी तरह से इसमें प्लस चल जाएगा यहाँ, तो ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस पॉसिबल इफेक्ट है। फिर इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब वही है चयन करने वाला, तो उसमें सबके ऑर्डर बता रखे। अब ये देखो इसके एग्जांपल, फिजिबल रिएक्शंस पॉसिबल है या नहीं है, तो जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो पॉसिबल हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको देखना इस तरह से। ये एक एग्जांपल है, तो आपको वीडियो को पॉज करके भी नोट करना है। फाइनल मिक्सचर्स, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें सारे बता रखे एक्सीलरेशन रिएक्शन के साथ NH2 और E2। इसी में देखो इसके साथ रिएक्शन बता रखी है, जिससे सब रिएक्शन करके समझाने की कोशिश करिए इसको, हमें नोट कर लेना है इसको। राइट कॉन्जुगेशन स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ वो बताना है, H2 में H3+, वही प्रोस्टेटोलिक एसिड बेस बताना है, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स भी यहाँ पर H2 में से H हो जाएगा।
ये क्वेश्चंस है जो ऊपर टॉपिक पढ़ दिए उसके ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाएंगे अपन, अभी ये सारे कौन से इफेक्ट पढ़ेंगे अपन? परमानेंट। अब कौन से इफेक्ट है? टेम्परेरी। टेम्परेरी दो ही है, फटाफट देखते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ pi electrons under the influence of reagent. Temporary effect operate only presence of reagent. Vanish is reagent, remove। देखो ये CH3 यहाँ है, अगर मान लो एक्सप्रेस साइड पर इस तरह से शिफ्ट हो गया तो ये सही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से इसमें CN अगर आएगा तो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। एंडोमेरिक इफेक्ट, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट। ये क्या करता है? जब आता है तभी, इसमें भी दो टाइप का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइनस ई प्लस ई। माइनस ई का मतलब है विथड्रॉ, प्लस ई का मतलब है डोनर, ऐसा है। तो वो शिफ्टिंग ऑफ pi इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट तो हो जाएगा प्लस, शिफ्टिंग ऑफ pi इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द या अवॉइड द रिएजेंट तो इस तरह से माइनस और प्लस अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इसमें एंडोमेरिक एंडोक्टोमेरिक इफेक्ट, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ pi इलेक्ट्रॉन इन द इन्फ्लुएंस, ये भी आ रहा है जैसे इधर शिफ्ट हुआ ये इस तरह से, ये इसमें जुड़ना चाहिए स्टूडेंट में। इट डिलोकलाइजेशन ऑफ द pi electrons p orbital and known as a sigma pi conjugation of no bond resonance it may take place alkene alkyne carbocation necessary conditions of H hyperconjugations, जिसको अपन क्या कहते हैं? विदाउट बॉन्डिंग रेजोनेंस या फिर बेकर नाथन इफेक्ट, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ देखो एक बार ये डोनेट करेगा, एक बार ये तीन रेजोनेंस बन जाएगा एक मिथाइल में। फिर हाइपरकॉन्जुगेशन की कंडीशन बता रखी है इस तरह से। तो हाइपरकॉन्जुगेशन इन ए फ्री रेडिकल चार्ज भी हो सकता है और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। फिर यहाँ देखो नंबर ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर 3 2 6, इसमें 2 मिथाइल है, इसमें 3 मिथाइल है तो 9, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, वही एल्केन एल्कीन को स्टेबिलिटी को समझाता है। तो ये देखो एल्कीन, द मोर इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, मोर इज द एल्कीन, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। देखो इस पे कितने डबल बॉन्ड के 4 मिथाइल दे रखे हैं, इस पे 3 मिथाइल, इस पे 2 मिथाइल, स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग हो रहा है, हाईएस्ट लेवल पर चला जाएगा ये। तो ये आपको पता हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेंचेफ रूल, मोर एल्काइलेटेड प्रीफर मार्कोनिक आपका उल्टा है ना। तो ये वो स्टेबिलिटी को समझाता है, हाइपरकॉन्जुगेशन तो आप समझा सकते हैं सेंचेफ रूल, जिसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। कौन से चैप्टर में आता है? एलो एल्केन हैलोजेन्स में, ठीक है। तो ये इसके ऑर्डर बता रखे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस, bond length, dipole moment, stability of carbonatides, stability of free radicals, ये सब के ऑर्डर बता रखे बच्चों। ऑर्डर के साथ हमें याद रखना, हीट ऑफ कंबशन, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड ऑक्साइड, HOC direct proportional to carbon atom, stability inversely proportional to strain direct proportional। इसके बाइसाइक्लिक के एग्जांपल बता रखे हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर समझा था इसका स्ट्रेन के हिसाब से, हमने देखा ना वहां पर वो स्ट्रेन वाला एग्जांपल है, चेयर बोर्ड शेप। चलिए तो बच्चों आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ जीओसी का। जीओसी का एक पार्ट है, जीओसी का दूसरा पार्ट भी है इसमें, उसको भी अपन देखेंगे। इसको एक बार देखें, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। और मेरा ये वीडियो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब 11th क्लास में नहीं है, पर उनके मिलने वाले के बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। अच्छा लगेगा, बच्चा देखेगा, कुछ तो सीखने को मिलेगा। एक तो नहीं के बजाय कुछ तो हुआ, कुछ तो पढ़ने को मिलेगा। एक क्वेश्चन भी अगर हमें याद रहेगा इसमें से, और वही अगर नीट में आ गया आपका, तो आज का वीडियो देखना और वीडियो बनाना सफल हो जाएगा मेरे लिए। किसी भी बच्चे के अगर एक क्वेश्चन भी आ गया और वो क्वेश्चन उसने सही कर दिया, इसका मतलब मेरा जो टाइम देना सफल हो जाएगा, ठीक है।
ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।